पार्ट से मिलकर बना है, एक तो स्टेटर और दूसरा रोटर। यदि हम किसी भी मशीन की बात करें, डीसी मशीन की बात, तो डीसी मशीन में दो टाइप होते हैं, एक तो डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर। समझ में आया? पहला क्या होगा? डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर। अब डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को यदि हम डिफाइन करें अलग अलग तरीके से, तो आपको मालूम है डीसी मोटर क्या है? पहली बात तो मोटर क्या है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे, वो क्या है? मोटर है। और जनरेटर क्या होगा? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो मोटर है। क्लियर है? सभी आपको समझ में आ रहा है? तो दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो रोटर पार्ट और दूसरा स्टेटर पार्ट। ठीक है? स्टेटर और स्टार्टर में जमीन आसमान का अंतर है, समझे कि नहीं? स्टेटर और स्टार्टर। तो स्टेटर क्या होता है और स्टार्टर क्या होता है? किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो स्टार्टर है, समझ में ना? और किसी मोटर के अंदर का जो स्थिर भाग होता है, जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो स्टेटर है। समझ में आपको? जैसे कि ये जो है ऊपर का जो भाग दिख रहा है, ये पार्ट, ये बॉडी है, इसे यॉक या बॉडी कहते हैं। ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ साइड साइड में दो फील्ड पोल लगे होंगे। तो जो फील्ड पोल है, ये जो भाग होता है ये स्थिर होता है, ये रोटेट नहीं होता। जब ये भाग रोटेट नहीं होता तो क्या कहलाएगा? स्टेटर। क्या कहलाएगा? स्टेटर। स्टेटर, नॉट अ स्टार्टर। स्टार्टर ये है और स्टेटर वाला भाग ये ऊपर वाला भाग होता है। तो किसी भी डीसी मोटर के अंदर यदि आप देखते हैं तो एक भाग होता है रोटर का जो मूविंग करता है, जैसे कि ये भाग रोटेट कर रहा है तो ये मूविंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो भाग रोटेट करता है, घूमता है, वो भाग क्या कहलाएगा? रोटर कहलाएगा। ठीक, ये भाग क्या कहलाएगा? रोटर। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो भाग है ये कंटिन्यूसली घूमता है और यही भाग हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके शाफ्ट पे जो पावर मिलेगी हमें वो मैकेनिकल पावर मिलेगी। कौन सी मिलेगी? मैकेनिकल पावर मिलेगी। तो यही मैकेनिकल पावर जो है, इसी का यूज हम, जैसे कि आटा चक्की होती है, उसमें भी इंडक्शन मोटर होती है, उसके शाफ्ट में जो मैकेनिकल पावर मिलती है उसी को हम क्या करते हैं? बाय बेल्ट के द्वारा हम आटा चक्की को देते हैं। तो उसकी जब मोटर घूमेगी तो उसका मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किसको कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक। मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? आटा चक्की को कर रहे हैं। तभी तो आटा चक्की घूमेगी ना। नहीं तो मैं आपको हाथ से घुमाने बोलूँगा तो घुमा लेंगे क्या? नहीं सर, एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं घुमा पाएंगे। तो इसीलिए हम इस मोटर का इसीलिए उपयोग करते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी किसी भी आटा चक्की या किसी मशीन को घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सके। मतलब हमें कंटिन्यूसली यदि हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो हमें मोटर का सहारा लेना होगा। ठीक है? अब ये सबसे पहले जो मोटर की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, यदि मैं उनके बारे में बात करूं तो इसमें जो प्रिंसिपल काम करता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। ठीक है? तो फैराडेस जो लॉ है वो फैराडेस लॉ पर ये मोटर वर्क करती है। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मोटर, मोटर के लिए क्या कहता है? मोटर के लिए ये कहा जाता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाए, समझ रहे आपको? यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, सबसे पहले रखा जाता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है, मान करके इस साइड एक पोल है, दूसरे साइड एन पोल है, इस साइड एस पोल है। अब यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हम स्थिर रख रहे हैं ना कंडक्टर को, तो कंडक्टर पार्ट कौन सा होगा? ये रोटर में जो कंडक्टर लगे हुए हैं जिसे आप आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ये जो रोटर पार्ट होता है इसमें जो वाइंडिंग्स लगी हुई है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ऐसा ही इस साइड और इस साइड आप देखेंगे खोल के तो इसके बॉडी पार्ट में आपको स्टेटर मिलेगा और स्टेटर में आपको दो पोल मिलेंगे, एक तो एन पोल और दूसरा एस पोल। समझ रहे आपको? अब ये एन पोल और जो एस पोल है वो पहले से मैग्नेट बने रहते हैं।
कैसे बने रहते हैं? मैग्नेट बने रहते हैं। अब मानकर चलो N और S दो पोल है, मतलब कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाती है, सभी को पता है, दिखती है क्या चुंबकीय बल रेखाएं? नहीं, लेकिन N से S की ओर गमन करती है, मतलब जाती है। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस रोटर को रख दिए, मतलब इस कंडक्टर को हमने क्या किए? रख लिए। तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, VLV sin थीटा वाला। ठीक है, अब ये जो फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स क्या करता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में एक कंडक्टर रखा गया है, तो ये कंडक्टर को क्या करता है, वो अपने लाइन से, अपने मैग्नेटिक फील्ड से उसको हटाने की कोशिश करता है। कैसा करेगा? उसको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हट नहीं पाता। तो हट नहीं पाएगा तो क्या करेगा? वो अपनी जगह पर रोटेट करेगा, वो घूमेगा। जब रोटेट करेगा तो इस रोटर में भी, ये रोटर दिख रहा है, इसमें भी EMF जनरेट होगा, जिसे आप बैक EMF कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक EMF कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक बल कार्य करता है। मतलब वो बल कैसे काम करेगा? ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, तो जो फोर्स काम करेगा वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर कार्य करेगा, जिसके कारण ये जो है बेरिंग से जुड़ा होने के कारण, बेरिंग से जुड़ा हुआ है ना, अब ये कंडक्टर हट तो पाएगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि साइड साइड में क्या लगे हैं? बेरिंग्स लगे हैं। तो ये क्या करेगा? अपनी जगह पर रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो आपको पता है रोटेट करने का। अब जनरेटर का मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, एक मोटर और दूसरा जनरेटर है, उसमें भी वही पार्ट मिलेंगे जो मोटर में है, और जो जनरेटर में है वही मोटर में, मतलब दोनों का पार्ट सेम है, एक भी चीज चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में आसपास एक N पोल है, दूसरा S पोल है, दो पोल हो गए। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है। देखो, घुमाने का मतलब हम क्या दे रहे हैं? उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो कंडक्टर घूमेगा। तो कंडक्टर कौन सा घूमेगा? यही आर्मेचर का कंडक्टर घूमेगा। ठीक है, इसको हमको एक्स्ट्रा एफर्ट देके ऐसा घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसा, इसके शाफ्ट से मानकर चलो हमने किसी डीजल इंजन को कनेक्ट कर दिए, तो डीजल इंजन का शाफ्ट जब घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस होने लगता है। किसके कारण? कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लक्स के कटने के कारण, किसके कारण? फ्लक्स के कटने के कारण, जिस पॉइंट पर फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स कैसे कटेंगे? N और S पोल का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है, तो चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाएगी, लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती। अब उसी बीच में हम किसको घुमा रहे हैं? इस कंडक्टर को भी घुमा रहे हैं ना। तो ये कंडक्टर घुमाने के कारण इस कंडक्टर में EMF कैसे उत्पन्न होगा? जिस पॉइंट पर ये कंडक्टर है और N और S पोल से जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, जिस जगह पर प्रतिच्छेद करेगी, आपस में काटेगी, वहां पर फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वहां पर जो EMF उत्पन्न होगा वही EMF फिर कंडक्टर के थ्रू, मतलब ये जो कंडक्टर है, मानकर चलो इसमें 250 कंडक्टर है, तो 250 जगह क्या करेगा? वो काटेगा ना। तो 250 जगह काटेगा, मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, यदि 1 वोल्ट एक कंडक्टर जनरेट कर रहा है तो 250 वोल्ट हो गया, हुआ कि नहीं? अब ये 250 वोल्ट जो है, इसको क्या करेंगे? हम कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कार्बन ब्रश लग रहते हैं साइड साइड, तो ये कार्बन ब्रश से एक पॉजिटिव टर्मिनल निकल जाएगा और एक नेगेटिव टर्मिनल निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले भी कुछ ऐसी चीज़ों को हमें लगाना होता है, क्योंकि ये जो बैक EMF है, जो EMF जनरेट होता है, वो AC नेचर का होता है, DC नेचर का नहीं होता। देखो, बड़ी अच्छी चीज़ है, माँ बाप काले हैं, बच्चा गोरा पैदा हो रहा है, कहने का मतलब यही है। बड़े अच्छे से समझाता हूँ आपको। हम यहाँ पर हमें क्या उत्पन्न करना था? DC। ये DC पे वर्क करता है ना, DC मोटर भी DC पे वर्क करता है। अब ये जनरेटर है, अब इसको, तो हम क्या करते हैं? अब इस AC नेचर का जो EMF है
उसको डीसी बनाने के लिए यहाँ पर कम्यूटेटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? कम्यूटेटर लगा देते हैं। तो कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, मतलब एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, मतलब डीसी में चेंज कर देता है। जैसे आपने रेक्टिफायर के बारे में सुने होंगे। रेक्टिफायर क्या काम करता है? रेक्टिफायर भी तो एसी को डीसी में चेंज करता है ना, लेकिन वो किस तरीके से करता है? वो इलेक्ट्रिकली करता है। वो कैसे करता है? इलेक्ट्रिकली करता है। लेकिन यहाँ पर तो कम्यूटेटर लगा है ना, वो तो रोटेट कर रहा है ना, मतलब क्या हुआ? मैकेनिकली। तो मैकेनिकली हुआ ना। तो ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और फिर जब डीसी हमको प्राप्त होती तो वो सीधे कहाँ पर आएगी? बाहर टर्मिनल बॉक्स में आ जाएगी। अब हमको टर्मिनल में हम चेक करेंगे तो वहाँ पर डीसी प्राप्त होगा, और फिर वही डीसी को हम, जो कोई डीसी मोटर होगी या डीसी किसी को सप्लाई देना है किसी मशीन को, तो हम उसके माध्यम से डीसी सप्लाई उसको दे सकते हैं। और ध्यान रहे ये 220 वोल्ट डीसी पर काम करती है। जो डीसी मोटरें हैं ये 220 वोल्ट डीसी पर काम करेगी, मतलब कि जो बड़ी मोटरें हैं 220 वोल्ट डीसी पर काम करेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। इतना समझ में आया? ये पार्ट समझ में आ रहे हैं? ये पार्ट क्या है? रोटेट। ये क्या है? रोटेट। अब ये रोटर जो है, ये रोटर में कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है? आर्मेचर वाइंडिंग। तो फिर फील्ड वाइंडिंग किस में होगी? स्टेटर में। किस में होगी? स्टेटर। मतलब जो भाग स्थिर होगा उसमें फील्ड वाइंडिंग होगी, और जो भाग घूमने वाला होगा उसमें आर्मेचर वाइंडिंग। इतना समझ में? तो डीसी मोटर और जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम रख देंगे, बस सिर्फ रख देंगे, तो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा सिर्फ रखने पर जो फोर्स उसमें अप्लाई होगा, जो फोर्स उसमें जो बल कार्य करेगा वो डीसी मोटर का होगा, जिसके कारण मोटर रोटेट करेगी। लेकिन एसी में क्या होगा? डीसी जनरेटर में क्या होगा? डीसी जनरेटर में यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम घुमाते हैं, उसको घुमाना पड़ेगा हाथ से। हाँ, आपको मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा। सीधे कर दो, मैकेनिकल एनर्जी आपको देना होगा। यदि आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मतलब उसके रोटर को ऐसा घुमाएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो रोटर है इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, पुराने समय में जो कैसेट प्लेयर आती थी जी सर, उसमें छोटी छोटी मोटरें होती थी, उसके हेड में मोटर होती ना, डेक की मोटर बोलती थी इसको। उस मोटर को आप हाथ से घुमा कर देखना और पीछे साइड जहाँ